चकिया की डायन की खौफनाक कहानी सिर्फ और प्रतिलिपि एफएम पर। चकिया की डायन एपिसोड 7। अभिमन्यु एक लाल दुपट्टे ओढ़े औरत का पीछा कर रहा था, लेकिन तभी एक अजीब से आदमी ने पीछे से आकर उसे चौंका दिया। उस आदमी ने अभिमन्यु को वहां से जाने को कहा और फिर वो भी उस औरत के जैसे अचानक से किसी साए की तरह गायब हो गया। अभिमन्यु ने रात में केसेस की फाइल्स पढ़ी और उन सभी हत्याओं में उसे एक चीज कॉमन मिली, लाल साड़ी। अभिमन्यु अगली सुबह जब उठा तो वो बहुत तरोताजा महसूस कर रहा था। कल रात उसे बड़ी चैन की नींद आई थी। उसने उठकर एक बड़ी सी अंगड़ाई लेते हुए देखा कि दीनदयाल अभी तक चादर ताने सो रहा था। उसे दीनदयाल को ऐसे सोता देख खुन्नस महसूस हुई। वो उसे जोरदार आवाज लगाते हुए बोला, दीनदयाल, कितना सोओगे? जल्दी उठो, आज बहुत काम है हमें। दीनदयाल झटके से उठकर बैठ गया। अभिमन्यु अपना बिस्तर ठीक करते हुए बोला, नाश्ते में पराठा और वही इलायची वाली चाय। दीनदयाल तुरंत बोला, हाँ सर, मुझे भी बहुत पसंद है। अभिमन्यु मुड़कर उसे घूरते हुए बोला, मैं तुम्हारी पसंद नहीं पूछ रहा, तुमसे बोल रहा हूँ, ये तुम नाश्ते में बनाकर खिलाओगे। ये सुन दीनदयाल का मुंह बन गया। अभिमन्यु उससे थोड़ी सख्ती में बोला, ये गंदे मुंह बनाना बंद करो तुम। जो कहा गया है वो करो। कम ऑन, डोंट वेस्ट टाइम। दीनदयाल उठकर कमरे से चला गया। अभिमन्यु ने अपना फोन उठाकर टीआई दशरथ को कॉल लगाया। फोन की घंटी बजी और कुछ देर बाद दशरथ फोन का जवाब देते हुए बोले, हाँ अभिमन्यु, इतनी सुबह कैसे फोन किया? फिर कुछ गड़बड़ तो नहीं की तुमने प्रीति जी के साथ? प्रीति का नाम सुनते ही अभिमन्यु की त्योरियां चढ़ गई। वो बोला, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता था, आप मोटर बाइक का इंतजाम करने वाले थे ना मेरे लिए। ये सुन टीआई दशरथ को मोटर बाइक का याद आया और वो बोले, हाँ, मोटर बाइक मैंने मंगवाई है। मैं आता हूँ थोड़ी देर में, तुमसे मिल भी लूंगा और बाइक भी छोड़ दूंगा। ये कहकर दशरथ ने फोन काट दिया। अभिमन्यु कुछ देर में नहा धोकर तैयार हो गया। दीनदयाल चाय और नाश्ता बनाकर अंदर कमरे में ले आया और अभिमन्यु के सामने रख दिया। दीनदयाल अपनी चाय का कप उठाकर चुस्की लेने वाला ही था कि अभिमन्यु उससे बोला, दीनदयाल, तुम अभी के अभी बलिया जाओ और वहाँ के पुलिस थाने में इन मर्डर से कनेक्टेड जो कुछ भी मिले वो सब लेकर आओ। दीनदयाल तुरंत ही बोला, सर, बलिया में क्यों? वो तो चकिया के पुलिस चौकी में होनी चाहिए। अभिमन्यु बोला, टीआई दशरथ ने बताया था कि उन्होंने सारे केस से जुड़े एविडेंस बलिया भेजे थे फॉरेंसिक जांच के लिए, तब से वहीं पड़े हैं। दीनदयाल मुरझाए हुए स्वर में बोला, ओके सर, और चाय की चुस्की लेने लगा। अभिमन्यु ताना मारते हुए बोला, आराम से चाय बाद में भी पी सकते हो, अभी निकलो। दीनदयाल चाय छोड़कर बड़बड़ाते हुए बोला, कैसा इंसान है, चैन से चाय भी नहीं पीने देता। ये सुन अभिमन्यु ने उसकी ओर एक गुस्से से भरी नजरों से देखा और कमरे से बाहर निकल गया। अभिमन्यु जल्दबाजी में था। उसने प्रीति को बाहर आते नहीं देखा और लगभग गेट के पास
वो प्रीति से टकरा गया। प्रीति के हाथ में किताबें थी जो टक्कर के कारण नीचे गिर गई। वो अभिमन्यु को देखकर गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, अंधे हो, दिखाई नहीं देता? अभिमन्यु बिना कुछ बोले नीचे झुककर वो किताबें उठाने लगा। उसी समय प्रीति भी किताबें उठाने के लिए झुकी और एक बार फिर दोनों के सर एक दूसरे से टकरा गए। प्रीति की आंखों से अंगारे बरसने लगे। वो जोर से चिल्लाते हुए बोली, सिर भी फोड़ डालो मेरा। अभिमन्यु भी चिल्लाकर बोला, मन तो कर रहा है तुम्हें कूट कर रख दूं। प्रीति किताबों को उठाकर खड़ी हुई और फिर बोली, यही संस्कार दिए तुम्हारी माँ ने? खैर, इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं है मुझे उस गिरी हुई औरत से। ये सुन अभिमन्यु जोर से चिल्लाकर बोला, प्रीति, बार बार मेरी माँ को बीच में लाना बंद करो। पहले भी कहा है, मेरी माँ के बारे में मैं कुछ भी नहीं सुन सकता। प्रीति गुस्से से बोली, बोलूंगी, बिल्कुल बोलूंगी। तुम दोनों माँ बेटे एक नंबर के चोर हो। तुम क्या समझते हो, ये पुलिस की वर्दी पहन लोगे तो तुम्हें 100 खून माफ हो जाएंगे? भूल गए 1 साल पहले तुम और तुम्हारी माँ ने क्या किया था मेरे साथ? अभिमन्यु गुस्से से लाल होते हुए बोला, बस, बहुत बोल ली तुम। अब अगर कुछ भी बोला ना तो मैं... प्रीति ताने मारकर बीच में उसकी बात को काट कर बोली, धमकाने के अलावा कर भी क्या सकते हो तुम? तुम्हारा पूरा खानदान धमकी के अलावा और देता क्या है? अभिमन्यु प्रीति की कड़वी बातें सुनकर आग बबूला हो रहा था कि तभी एक मोटरसाइकिल आकर घर के बाहर रुकी। टीआई दशरथ मोटरसाइकिल से उतरे। वो प्रीति और अभिमन्यु के गुस्से भरे चेहरे को देख समझ गए कि इन दोनों के बीच जरूर फिर से भयंकर कहासुनी हुई है। दशरथ प्रीति की तरफ प्रश्न भरी नजरों से देखते हुए बोले, क्या हुआ मास्टरनी जी? आप इतनी नाखुश क्यों नजर आ रही है? अभिमन्यु ने फिर कुछ किया क्या? अभिमन्यु ये सुनकर दशरथ को बेरुखी से बोला, सर, जरूरी नहीं कि हमेशा मैं ही गलत हूँ। फिर प्रीति की तरफ देखते हुए बोला, जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं। प्रीति समझ गई कि अभिमन्यु उसकी तरफ इशारा कर रहा है। प्रीति बहुत ही नरम स्वर में दशरथ से बोली, सर, मुझे लगता है आप अपने ऑफिसर को अगर थोड़ी तमीज सिखाएंगे तो सबके लिए बेहतर होगा। अच्छा, मैं चलती हूँ, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। ये बोल प्रीति बड़े प्यार से टीआई दशरथ को नमस्ते करते हुए वहां से निकल गई। अभिमन्यु प्रीति की हरकत को देखकर मन ही मन सोचने लगा, ये चुड़ैल ने कैसा जादू किया इन लोगों पर? इसकी असलियत सबके सामने लानी ही पड़ेगी। दशरथ अभिमन्यु से बोले, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है अभिमन्यु? हर वक्त उस बेचारी के पीछे पड़े रहते हो। अभिमन्यु विनती करते हुए बोला, सर प्लीज, मैं कहीं भी रह लूंगा, पर यहाँ अब और नहीं रुक सकता। देखा ना आपने, वो मेरी कितनी बेइज्जती करती है। दशरथ बोले, तो अपनी हरकतों में सुधार लाओ, फिर नहीं होगी तुम्हारी बेइज्जती। अभिमन्यु उनसे बहुत मिन्नतें करते हुए बोला, सर मेरी बात समझिए, मैं बलिया चला जाऊंगा, वहीं रह लूंगा। दशरथ सिर हिलाकर बोले, ये मुमकिन नहीं है। इस वक्त तुम्हारा पूरा ध्यान इस केस पर होना चाहिए। अभी चकिया गांव को तुम्हारी जरूरत है। बताओ, तुम्हारी तफ्तीश कहाँ तक पहुंची है? अभिमन्यु ने दशरथ को पूरे केस की जानकारी दी और बताया कि इन तीनों मर्डर्स में लाशों को एक साड़ी में लपेटा गया था। अब वो उन मरे हुए लोगों के परिवारों से मिलने जा रहा है।
कुछ ना कुछ उसे वहां से जरूर मिलेगा जो इस केस की गुत्थी को सुलझाने में मदद करेगा। टीआई दशरथ उसके काम से खुश होते हुए बोले, गुड वर्क अभिमन्यु। अब ये मोटर बाइक पर तुम फटाफट इस केस को सॉल्व कर लोगे। अभिमन्यु मोटर बाइक को देखकर खुश हो गया और उसने दशरथ का शुक्रिया अदा किया। दशरथ बोले, चलो अब मैं भी निकलता हूँ, मुझे भी काफी काम है। अभिमन्यु हैरानी से इधर उधर देखते हुए बोला, सर आप कैसे जाएंगे? कोई आ रहा है आपको लेने? दशरथ ने कुछ सोचा और फिर बोले, नहीं, मैं तो इस मोटर बाइक पर चला जाऊंगा। अभिमन्यु चौंक कर दशरथ की तरफ देखने लगा और बोला, लेकिन सर, ये मोटर बाइक तो आप मेरे लिए लाए थे। दशरथ शर्मिंदा होते हुए बोले, अरे मेरी तो मति मारी गई है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि मैं कैसे जाऊंगा। कोई नहीं, आज तुम मैनेज कर लो, कल मैं वापस मोटर बाइक भिजवाता हूँ। अभिमन्यु दशरथ के ऐसे व्यवहार को देखकर दंग रह गया। दशरथ मोटर बाइक को किक मारते हुए वहां से निकल गया। अभिमन्यु अपने आप से हैरानी में बोला, कमाल है, ये आदमी है कि पजामा, पता नहीं किसने इसे पुलिस में भर्ती करवाया। सुबह से ही गर्मी तेज हो रही थी और अभिमन्यु को इस गर्मी में चलना बहुत ही ज्यादा खल रहा था, पर वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि गांव में लोगों के आने जाने के लिए कोई रिक्शा या बस नहीं थी। अभिमन्यु को दत्ताराम का घर ढूंढने में करीब 1 घंटा लग गया। दत्ताराम वही शख्स था जिसे बिट्टू के बाद डायन ने अपना शिकार बनाया था। अभिमन्यु पसीने से लथपथ दत्ताराम के घर पहुंचा और दत्ताराम के परिवार से मिला। जब परिवार वालों को पता चला कि अभिमन्यु एक पुलिस इंस्पेक्टर है तो वो सब घबरा गए। अभिमन्यु उनसे बोला, घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं सिर्फ यहाँ दत्ताराम जी के मर्डर के बारे में कुछ पूछताछ करने आया हूँ। ये बात सुनकर दत्ताराम के घर वाले एकदम खामोश हो गए। उनकी चुप्पी देख अभिमन्यु समझ गया कि इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है। अभिमन्यु एक और कोशिश करते हुए बोला, अगर आप मुझे दत्ताराम की हत्या के बारे में कुछ नहीं बताएंगे तो मैं अपनी जांच कैसे करूंगा? कुछ सोच दत्ताराम का बड़ा बेटा बोला, साहब क्यों आप ये सब पूछ रहे हो? कई महीने हो गए इस बात को। भगवान मेरे पिता की आत्मा को शांति दे। उन बेचारे ने तो किसी का कभी बुरा नहीं चाहा, पर उनकी किस्मत में शायद ऐसी भयानक मौत ही लिखी थी। अभिमन्यु ये सुनकर तुरंत बोला, इसीलिए मेरा जानना जरूरी है। मुझे पता है कोई ना कोई वजह जरूर है। बताइए, उस दिन क्या हुआ था? वो कहाँ गए थे? कहाँ से आ रहे थे? कुछ तो बोलिए। लाख कोशिश करने के बावजूद भी अभिमन्यु को दत्ताराम के घर वालों से कुछ नहीं मिला। उसने ये जान लिया था कि दत्ताराम के घर वालों के मन में एक डर बैठ गया था और वो उनके डर का कारण भी जानता था। अभिमन्यु ने अब अगले शख्स के घर जाने का फैसला किया, यानी कि मारा गया तीसरा व्यक्ति भैरवनाथ। भैरवनाथ के घर में अभिमन्यु उसके परिवार से मिला। परिवार में भैरवनाथ के 2 बेटे और उनकी बहुएं मौजूद थी। साथ ही भैरवनाथ की बीवी भी थी जो काफी बुजुर्ग थी और बिस्तर पर लेटी हुई थी। अभिमन्यु अपना परिचय देते हुए बोला, मैं यहाँ हुई हत्याओं की तफ्तीश करने आया हूँ। परिवार वाले ये सुनकर कुछ परेशान से हो गए और भैरवनाथ के बड़े बेटे ने अपनी पत्नी और छोटी बहू को
अंदर जाने का इशारा किया। तुरंत ही दोनों अंदर चली गई। उनके जाने के बाद बड़ा बेटा बोला, जी बोलिए, क्या मदद कर सकते हैं आपकी? अभिमन्यु बोला, क्या भैरवनाथ जी की किसी से दुश्मनी थी? बड़े बेटे ने ना में सिर हिला दिया। अभिमन्यु ने फिर पूछा, भैरवनाथ जी की हत्या कौन करना चाहेगा, और वो भी इतने भयानक तरीके से? क्या आपको किसी पर शक है जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था? बड़ा बेटा बोला, ऐसी कोई बात नहीं, गांव में सब उनकी बहुत इज्जत करते थे, दुश्मनी का तो सवाल ही नहीं उठता। अभिमन्यु एक पल के लिए चुप हो गया, फिर बोला, अच्छा ये बताइए, कत्ल के दिन भैरवनाथ जी क्या कर रहे थे? बड़ा बेटा बोला, पिताजी किसी सरकारी काम से बलिया गए थे और लौटते हुए उन्हें काफी देर हो गई थी। हमें लगा कि रात को वो बलिया में ही रुकेंगे, क्योंकि 9 बजे के बाद सफर करना खतरनाक था। अभिमन्यु अब तक समझ गया था कि सारे गांव वालों को यही डर खाए जा रहा था। तभी भैरवनाथ का छोटा बेटा बोला, अगले दिन सुबह के 6 बजे हमें बुरी खबर मिली। जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि छोटा बेटा बोलते बोलते रुक गया, जैसे उसे वो भयानक दृश्य फिर से दिख गया हो। अभिमन्यु ने फिर सवाल करते हुए पूछा, क्या देखा आपने? छोटा बेटा कुछ कह नहीं पाया। तभी बड़ा बेटा बोला, पिताजी की लाश एक साड़ी में लिपटी बरगद के पेड़ के पास मिली थी, और पास ही कुछ अजीब सी चीजें पड़ी थी। अभिमन्यु चौंक कर बोला, अजीब सी चीजें मतलब? बड़ा बेटा बोला, कुछ तंत्र मंत्र की चीजें, नींबू, सिंदूर और चूड़ी। अभिमन्यु को कुछ समझ में नहीं आया। उसने फिर पूछा, आपने कहा कि भैरवनाथ जी बलिया गए थे सरकारी काम से। अगर उनको पता था कि रात के 9 बजे के बाद बलिया से सफर करना खतरनाक साबित हो सकता है, तो फिर भैरवनाथ जी वहां उस बरगद के पेड़ के पास कैसे पहुंचे और वहां कर क्या रहे थे? इस बात का जवाब दोनों बेटों के पास भी नहीं था। वो इस बारे में कुछ नहीं जानते थे। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए बोला, अजीब बात है, पर आपके पिता की लाश साड़ी में क्यों लिपटी हुई थी? और वो तंत्र मंत्र की चीजें, क्या मतलब हो सकता है उसका? अचानक बिस्तर पर लेटी भैरवनाथ की बीवी एक गहरी आवाज में बोल उठी, ये उस डायन का ही काम है, वो किसी को नहीं बख्शेगी। वो फिर से जाग उठी है और उसका भूखा प्रेत चारों तरफ घूम रहा है। दोनों बेटे ये बात सुनकर सहम से गए और थोड़ी देर के लिए वहां भयावह सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद बड़ा बेटा धीरे से अभिमन्यु से बोला, साहब मेरी बात मानो, इस जांच को आगे मत बढ़ाओ, आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। अभिमन्यु वहां से निकल गया। उसके कानों में भैरवनाथ की बीवी की चेतावनी भरी आवाज गूंज रही थी, डायन किसी को नहीं बख्शेगी, सबको मार देगी। अभिमन्यु सोच रहा था, अगर डायन असल में है तो वो उन आदमियों को मारना क्यों चाहती है? उसे इससे क्या मिलेगा? तभी अभिमन्यु का फोन बज उठा। उसकी माँ सरला देवी फोन कर रही थी। उसने कॉल रिसीव की। उधर से उसकी माँ शिकायत करते हुए बोली, तुमने कहा था कि तुम रोज फोन करोगे। पूरे 2 दिन हो गए हैं चकिया गए हुए, अभी तक तुम्हारा एक भी फोन नहीं आया। अभिमन्यु थोड़ा खींचते हुए बोला, अम्मा काम बहुत है यहाँ,
बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला फोन करने का। सरला देवी बोली, अच्छा बेटा, थोड़ा सतर्क रहना। मैंने सुना है उस गांव में किसी डायन का साया है। जब से ये पता चला है, मेरी जान अधर में ही अटकी रहती है। ये सुन अभिमन्यु और ज्यादा चिढ़ते हुए बोला, अब अम्मा आप भी ये डायन वायन की बकवास बातें। अरे कोई डायन नहीं है यहाँ, सब लोगों का भ्रम है। मान के बैठे हैं कि ये सब डायन कर रही है। उधर से सरला देवी चिंतित लहजे में बोली, अरे भ्रम नहीं बेटा, सच है ये। तू इन सब चीजों को मानता नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ये सब चीजें होती ही नहीं है। देख, मुझे बड़ी चिंता हो रही है तेरी। जल्दी से घर लौटा। कोई जरूरत नहीं ऐसी जगह काम करने की जहाँ डायन चुड़ैल के साए घूमते हो। अभिमन्यु उनको समझाते हुए बोला, देखो अम्मा, अब लौटूंगा तो इस केस को सुलझा के ही लौटूंगा, और उसमें अभी बहुत टाइम लगेगा। तो आप ये फिजूल की चिंता करना छोड़ दो, यहाँ सब ठीक है। सरला देवी जल्दी से उसकी बात को काटते हुए बोली, बेटा, टाइम ही तो नहीं है। एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है तुम्हारे लिए। उसे मना करना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। बड़े खानदान वाले लोग हैं। अभिमन्यु ये बात सुनते ही चिढ़ कर बोला, आपको कितनी बार कहा है, मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। प्लीज रिश्ते ढूंढना बंद कीजिए। सरला देवी गुस्से से बोली, कब तक कुंवारे रहोगे? मैं भी चाहती हूँ तुम्हारा घर बसे, तुम्हारे बच्चे हो। अभिमन्यु रूखे स्वर में बोला, वो सपना कभी पूरा नहीं होगा अम्मा। सरला देवी बोली, 1 साल पहले जो हुआ उसे भूल क्यों नहीं जाता? जो हुआ तो हुआ, अब आगे बढ़। ये सुनकर अभिमन्यु के चेहरे पर तनाव आ गया और उसने तुरंत फोन काट दिया। वो चाहकर भी नहीं भूल सकता था। 1 साल पहले प्रीति ने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से अभिमन्यु के दिल को एक गहरी चोट लगी थी, और जब भी कोई उस बारे में बात करता था, अभिमन्यु का मन और खराब हो जाता था। आखिर ऐसा क्या कर दिया था प्रीति ने जो अभिमन्यु भूल नहीं पाया था? क्या अभिमन्यु गांव में हो रही हत्याओं के पीछे का सच जान पाएगा? कौन होने वाला है डायन का अगला शिकार? ये जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।